एवरीवन, स्वागत है आप सबका अपनी एसके ट्यूशन क्लासेस में। और मैं लक्ष्मी और मैं आपको पढ़ा रही हूँ नर्वस सिस्टम। इससे पीछे वाली क्लास में हमने नर्वस सिस्टम का कंप्लीट कर लिए हैं। सारे टेस्ट क्या क्या डायग्नोसिस करने में हेल्प होते हैं, तो हमने वो टेस्ट पढ़े थे पिछली क्लास में। तो अब हम अपना डिसऑर्डर का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम स्टेप वाइज डेली क्लास में एक डिसऑर्डर कंप्लीट करेंगे नर्वस सिस्टम का। तो चलो फटाफट हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा आईसीपी, इंक्रीज होना, इंक्रीज इंटरक्रेनियल प्रेशर। इंटरक्रेनियल प्रेशर तो डिसऑर्डर है, मतलब नॉर्मल कुछ भी नहीं होएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ है तभी डिसऑर्डर हो रहा है। हम उसके बाद मैनेजमेंट, क्यों हो रहा है, क्या कारण है, ट्रीटमेंट क्या है, तो ये हम सारा देखेंगे। तो इंक्रीज आईसीपी कि जो हमारा इंटरक्रेनियल प्रेशर है वो बढ़ गया है। तो उसके लिए बढ़ गया है तो हमें तभी पता चलेगा जब हमें उसकी नॉर्मल रेंज पता है। तो नॉर्मल आईसीपी कितना होता है, इंटरक्रेनियल प्रेशर, नॉर्मल इंटरक्रेनियल प्रेशर कितना होता है 5 to 15 mmHg। और अगर सेंटीमीटर H2O में पूछा है तो उसमें होएगा 5 to 17 cm H2O। तो नॉर्मल आईसीपी है 5 to 15 mmHg, या फिर हम बोल सकते हैं 5 to 17 cm H2O। तो अगर 5 to 15 mmHg से ज़्यादा हो गया है इंटरक्रेनियल प्रेशर, तो हम बोलेंगे कि इंक्रीज हो गया है हमारा आईसीपी। तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है। ये आप दोनों याद कर लो कि मतलब नॉर्मल इंटरक्रेनियल प्रेशर कितना होता है, ये दोनों याद करना है। कभी ऑप्शन में mmHg में होता है, कभी CmH2O के अंदर ऑप्शन होता है। तो ये आप दोनों चीज़ें याद कर लो, नॉर्मल आईसीपी 5 to 15 mmHg और 5 to 17 CmH2O। और आईसीपी कब बोलेंगे हम कि नॉर्मल से इंक्रीज हो गया, अगर 15 mmHg से अगर ज़्यादा है इंटरक्रेनियल प्रेशर तो हम बोलेंगे इंक्रीज आईसीपी। अब है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी मतलब कारण क्या है, क्यों बढ़ गया हमारा इंटरक्रेनियल प्रेशर, कारण क्या क्या हो सकता है। तो हमें कारण भी पता होना चाहिए ना डिसऑर्डर का, कि मतलब क्यों हो रहा है। कारण अगर हमें पता होगा तभी हम उसको मैनेज कर पाएंगे, तभी हम उसको ट्रीट कर पाएंगे। तो फर्स्ट ट्रॉमा। ट्रॉमा मतलब कोई चोट लग गई सर पे, किसी से टकरा गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, ट्रॉमा, सर पे चोट लगी है तेज, तो उसके कारण हमारा इंटरक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया है। ट्रॉमा हो सकता है पहला कारण। दूसरा है ट्यूमर ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। मान लो हमारे जो क्रेनियल रीजन है वहां ट्यूमर हो गया, कोई गांठ हो गई, तो वो गांठ हो गई अंदर, तो ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, रुकावट आ गई, जो हमारा जो मूवमेंट हो रहा था तो वो नहीं हो पा रहा है। तो जो CSF था वो इकट्ठा हो गया एक जगह, तो जिसकी वजह से क्रेनियल प्रेशर बढ़ गया। ट्यूमर की वजह से उसका रास्ता रुक गया और वो एक जगह इकट्ठा हुआ, फिर प्रेशर बढ़ गया। तो मतलब ट्यूमर के कारण भी आईसीपी बढ़ सकता है। और तीसरा है हाइड्रोसिफेलिस, फ्लूइड इन द ब्रेन कैविटी। हाइड्रोसिफेलिस क्या होता है, जो हमारी ब्रेन कैविटी है वहां पे फ्लूइड इकट्ठा हो गया। तो हाइड्रोसिफेलिस की वजह से भी आईसीपी बढ़ सकता है। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजिस। हमने ब्रेन के अंदर लेयर्स पढ़ी थी मेनिंजिस, पाया मैटर, एल्कनॉइड मैटर, ड्यूरा मैटर। तो मतलब उनका कोई इन्फ्लेमेशन हुआ है, उनमें सूजन आई है, तो जिसकी वजह से आईसीपी बढ़ गया है। या फिर इंसेफेलाइटिस, जो इंसेफेलॉन है उसका इन्फ्लेमेशन, उसकी वजह से भी आईसीपी बढ़ सकता है। सेरिब्रल एडिमा, सेरिब्रल जो एरिया है उधर मतलब इकट्ठा हो गया, फ्लूइड इकट्ठा हो गया, एडिमा बन गया, तो उसकी वजह से आईसीपी बढ़ सकता है। तो मतलब हमारा आईसीपी किस किस वजह से बढ़ सकता है, ट्रॉमा, ट्यूमर,
हाइड्रोसेफेलस, मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस, सेरिब्रल एडिमा। असेसमेंट फाइंडिंग, हमें पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा जिससे हमें पता चलेगा, हम अंदाजा लगा पाएंगे हाँ इस पेशेंट का आईसीपी बढ़ा हुआ है। पेशेंट के सिम्टम क्या क्या होंगे? अर्लियर सिम्टम इज अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अपीयर एज रेस्टलेसनेस। पेशेंट का जो कॉन्शियस लेवल है वो अल्टर्ड होएगा। सबसे पहला एग्जाम में सिम्टम तो बहुत सारे होंगे, लेकिन एग्जाम में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? अर्लियर सिम्टम। सबसे पहला सिम्टम आप क्या देखेंगे? अगर आईसीपी बढ़ा हुआ है तो उसमें आएगा अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अपीयर एज रेस्टलेसनेस। पेशेंट में रेस्टलेसनेस होगी, घबराहट होगी, हेडेक। उसके बाद आएंगे अर्लियर सिम्टम तो अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। उसके बाद हमें पेशेंट में हेडेक देखने को मिलेगा। पेशेंट कंप्लेन करेगा मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, तो कौन सी वॉमिटिंग होएगी? प्रोजेक्टाइल। एक होती है सिंपल, मतलब कि हाँ वॉमिटिंग आ गई, और एक है मतलब पेशेंट बैठा हुआ है पूरे फोर्स से अचानक से पूरे अंदर से मतलब प्रोजेक्टाइल वे में वॉमिटिंग आई है। और पेशेंट के वाइटल साइन में चेंजेस दिखेंगे। चेंजेस, अब क्या क्या वाइटल साइन में चेंजेस होंगे पेशेंट के? तो उसके अंदर है TPR-BP, ये शॉर्ट फॉर्म बनाया है तो ये आप याद रख लो, TPR-BP। टी मतलब हाइपोथर्मिया, पेशेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। पेशेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। नॉर्मल है, नॉर्मल 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो हमेशा उससे ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा, पेशेंट में हाइपोथर्मिया रहेगा। पी, पल्स। पल्स पे क्या होएगा? ब्रेडिकार्डिया। जो पेशेंट की पल्स है वो हो जाएंगी कम। ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया होता है पल्स का कम होना। तो पेशेंट में मान लो नॉर्मल रेंज 60 to 100 है तो पेशेंट को 60 से कम पल्स का आ जाएंगी तो हम बोलेंगे पेशेंट में ब्रेडिकार्डिया हो रहा है। आर से रेस्पिरेटरी में क्या चेंजेस आएंगी? ब्रेडिपिनिया, रेस्पिरेटरी रेट भी कम हो जाएगा। नॉर्मल 16 से 22 है तो 16 से कम हमें देखने को मिलेगा। ब्रेडिपिनिया, रेस्पिरेटरी रेट भी पेशेंट का कम होएगा। बीपी, बीपी में क्या आएगा? बीपी में हमने दो चीजें पढ़ा है, सिस्टोलिक होता है एंड डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक मतलब ऊपर वाला जो बीपी होता है, जैसे 120/80 है तो जो 120 है वो सिस्टोलिक है, 80 नीचे वाला डायस्टोलिक होता है। तो इसमें जो जैसे 120 है ऊपर वाला इंक्रीज होएगा, नीचे वाला नॉर्मल रहेगा, ऊपर वाला पहुंच गया 140/80, तो मतलब जो सिस्टोलिक है उसके अंदर चेंज आएगा, उस बीपी इंक्रीज होएगा। तो हमने क्या क्या असेसमेंट फाइंडिंग में देखा है? अर्ली सिम्टम होएगा, सबसे पहला सिम्टम होएगा अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। फिर हमें पेशेंट में हेडेक देखने को मिलेगा, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होएगी, वाइटल्स के अंदर चेंजेस आएंगी, पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा, पल्स रेट कम होएगी, रेस्पिरेटरी रेट कम होएगी, सिस्टोलिक बीपी इंक्रीज होएगा। तो ये कुशिंग सिंड्रोम है एक। तो कुशिंग सिंड्रोम हम वैसे पूरा टॉपिक आगे कंप्लीट करेंगे, तो जब हम एंडोक्राइनल पढ़ेंगे उसके अंदर हम कुशिंग सिंड्रोम वाला टॉपिक पढ़ेंगे। तो अभी बस कुशिंग सिंड्रोम में मतलब इसमें ये जो तीन जो हमारी चेंजेस हो रही है वाइटल में, ये कुशिंग सिंड्रोम के अंदर आते हैं। तो कुशिंग सिंड्रोम का निमोनिक है SBI। अगर सिस्टोलिक बीपी इंक्रीज होना, B से ब्रेडिकार्डिया, I से हम बोलते हैं इम्पेयर्ड रेस्पिरेशन, जैसे ब्रेडिपेनिया हो रहा है तो इम्पेयर्ड रेस्पिरेशन। तो मतलब अगर ये तीनों चीजें होती हैं तो हम बोलते हैं इसको कुशिंग सिंड्रोम, क्योंकि इसमें आईसीपी इंक्रीज हो रहा है तो हमें पता है सिस्टोलिक बीपी इंक्रीज हो रहा है, पल्स रेट कम हो रही है, ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिपेनिया हो रहा है, इम्पेयर्ड रेस्पिरेशन, तो SBI। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लो। पल्स प्रेशर बिकम इंक्रीज,
जो पल्स प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। इन्वेसिव टेक्निक इज रिक्वायर्ड फॉर मॉनिटरिंग ऑफ आईसीवी, मतलब हमें ऊपर से नहीं पता चलेगा पेशेंट का आईसीवी क्या, इन्वेसिव टेक्निक चाहिएगी हमें आईसीपी को मॉनिटर करने के लिए। क्रेनियोटॉमी इज परफॉर्म्ड, क्रेनियोटॉमी करनी पड़ेगी। क्रेनियोटॉमी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। पेशेंट के सर के अंदर होल करके ऊपर जो क्रेनियम बोन है ओपनिंग बना के, तो उसको हम क्रेनियोटॉमी बोलते हैं। कैथेटर इज इंसर्टेड इन द वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन टू असिस्ट द आईसीपी। तो क्योंकि इसमें पेशेंट का इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो इन्वेसिव टेक्निक मतलब कुछ वैसा इन्वेसिव प्रोसीजर हमें करना पड़ेगा आईसीपी को करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए कि पेशेंट का कितना है। तो उसमें हम क्रेनियोटॉमी करते हैं। क्रेनियोटॉमी मतलब ओपनिंग होता है, ओमी जहाँ पे लगता है, ओमी का मतलब होता है ओपनिंग। तो इसमें क्रेनियम में ओपनिंग करेंगे और उसके थ्रू एक कैथेटर इंसर्ट करते हैं वेंट्रिकल्स, कैथेटर इंसर्टेड इन द वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन। तो मतलब हमने वेंट्रिकल्स के बारे में पढ़ा था, तो जिन्होंने क्लास 10 करी है उनको पढ़ता है लैटरल वेंट्रिकल, 2 लैटरल वेंट्रिकल थे, 3rd वेंट्रिकल, 4th वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल के अंदर हम कैथेटर डालते हैं क्योंकि उसमें हमारा सीएसएफ ज़्यादा हो गया, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ गया है, तो हम वो ड्रेन करते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा है वो बाहर आ जाए टू असिस्ट द आईसीपी। अब ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट। अब हमने देख लिया आईसीपी का नॉर्मल रेंज कितना है, कितने से ऊपर हो गया तो आईसीपी बढ़ गया। फिर हमने उसकी इटियोलॉजी देख ली कि कारण क्या है आईसीपी बढ़ने के। उसके बाद हमने फाइंडिंग देख ली कि हमें पेशेंट में क्या क्या सिम्टम हमें देखने को मिलेगा अगर आईसीपी बढ़ा हुआ है। तो अब हम देखेंगे कि मैनेज कैसे करें। तो एक होता है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में आता है कि हमने पेशेंट को टैबलेट दे दी और पेशेंट ठीक हो गया, सिर्फ दवाइयों से काम चल गया। और दूसरा होता है सर्जिकल मैनेजमेंट, मतलब उसमें हमें ऑपरेट करना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी, सर्जिकल मैनेजमेंट। तो इसके अंदर जब हमारा आईसीपी बढ़ गया है तो इसके अंदर 2 तरह के मैनेजमेंट है, मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। तो हम सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट देख लेते हैं। ऑस्मोटिक डाययूरेटिक कैन बी यूज टू डिक्रीज द आईसीपी। अब आईसीपी बढ़ गया है पेशेंट में, तो उसको कम करने के लिए हम पेशेंट को देंगे ऑस्मोटिक डाययूरेटिक। तो ऑस्मोटिक डाययूरेटिक के अंदर क्या आता है उसका एग्जांपल देख लो, मैनिटोल, एसिटाजोलामाइड। मैनिटोल, जो न्यूरोसर्जरी न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनको पता है कि जिसका भी ब्रेन का ऑपरेट हुआ होता है मोस्ट ऑफ पेशेंट में मैनिटोल पेशेंट की चलती हुई मिलेगी। ये डाययूरेटिक होता है, ये हमारा जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है उसको बाहर निकालता है, डाययूरेटिक है ये। तो ये याद रख लो, मैनिटोल, एसिटाजोलामाइड ऑस्मोटिक डाययूरेटिक होता है। ये हम पेशेंट का आईसीपी लेवल कम करने के लिए यूज करते हैं। और होता है स्टीरॉयड मेडिकेशन कैन ऑल्सो बी एडमिनिस्ट्रेटेड टू डिक्रीज द इन्फ्लेमेशन एंड आईसीपी। स्टीरॉयड भी हम इसमें यूज करते हैं ताकि उससे पेशेंट की जो इन्फ्लेमेशन है, जो अब इतना हमने किया है, क्रेनियोटॉमी कर रहे हैं हम, कुछ इन्वेसिव प्रोसीजर कर रहे हैं, पेशेंट का आईसीपी बढ़ा हुआ है तो हमें उसमें इन्फ्लेमेशन कम करनी है, तो उसमें हम स्टीरॉयड भी देते हैं। स्टीरॉयड का एग्जांपल मान लो डेक्सा। स्टीरॉयड का एग्जांपल है डेक्सा, डेक्सामेथासोन होता है इंजेक्शन। तो ये पेशेंट का स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्टिंग में पेशेंट को हम देखते हैं कि जैसे ये अलग अलग डोज होती है। स्टार्टिंग में हमने पेशेंट का स्टार्ट कर दिया 8 mg, फिर धीरे धीरे टैपर कर दिया 4 mg, 2 mg, फिर हम इसको स्टॉप कर देते हैं जैसे जैसे पेशेंट की इन्फ्लेमेशन कम होती है। तो ये हो गया हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। ऑस्मेटिक डाययूरेटिक देंगे और स्टीरॉयड मेडिकेशन देंगे। अब मान लो मेडिसिन से कुछ काम नहीं हो, मेडिकल मैनेजमेंट तो हमने कर दिया, टैबलेट दे दी, ठीक है। अब हम सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट,
स्टंटिंग प्रोसीजर, स्टंटिंग कर देंगे। वीपी शंट इज कॉमनली यूज्ड, सबसे कॉमन है वीपी शंट। वीपी शंट हम यूज करेंगे तो उसमें क्या होता है, ट्यूब इज कनेक्टेड बिटवीन द वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन एंड द पेरिटोनियल कैविटी। तो शंटिंग में हमारा क्या है, शंट में हम क्या करते हैं, एक कैथेटर की तरह पाइप होती है पतली सी, उसको हम लेते हैं। जैसे हमारा ब्रेन में आईसीपी बढ़ा हुआ है तो जैसे, या लेटरल वेंट्रिकल में, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, हमने चेक कर लिया कौन से वेंट्रिकल में हमारा सीएसएफ कलेक्ट हो रहा है, तो हमने वहां क्रेनियोटॉमी करके हमने वहां कैथेटर कर दिया इंसर्ट, और फिर वो कैथेटर हम इधर पेरिटोनियल कैविटी में हम कनेक्ट कर देते हैं, और जो भी मतलब एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है वो पेरिटोनियल में चला जाता है। तो वीपी शंटिंग। और या फिर है दूसरा है सर्जिकल मूवमेंट, कि हमें पता चल गया पेशेंट में ट्यूमर है, ट्यूमर की वजह से रुकावट आ रही है और सीएसएफ इकट्ठा हो गया है, तो हम उस ट्यूमर को निकाल सकते हैं। क्रेनियोटॉमी की, उसके थ्रू ट्यूमर रिमूव कर दिया, तो जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हट गई और पेशेंट का आईसीपी नॉर्मल रेंज में आ गया। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में दो इंपॉर्टेंट है, वीपी शंट और ट्यूमर रिमूवल। अब है नर्सिंग मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपन जो नर्सिंग है, अपन जो जीएनएम है, जो बीएससी है, जो एमएससी है, तो हमारे लिए तो इम्पॉर्टेंट नर्सिंग मैनेजमेंट है। जो मेडिकल मैनेजमेंट है, सर्जिकल मैनेजमेंट है, ये तो डॉक्टर करेंगे। डॉक्टर ने लिख दिया दवाई, उनका काम है दवाई लिखना, तो उन्होंने दवाई लिख दी तो वो हम दे देंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट, डॉक्टर ने ऑपरेट किया, फिर पेशेंट हमारे पास आ गया, तो अब हमारा क्या काम है, जो अभी तक का था डॉक्टर का था, दवाई उन्होंने लिखी, प्रोसीजर उन्होंने किया। अब मेन होता है एग्जाम में नर्सिंग मैनेजमेंट। अब हमें क्या मैनेजमेंट करना है, तो ये हम देखेंगे। प्रोवाइड सेमी फाउलर पोजीशन, पेशेंट को हमेशा सेमी फाउलर पोजीशन देनी है। पेशेंट का आईसीपी बढ़ा हुआ है, पेशेंट ऑपरेट होके आया है, या पेशेंट के डायबिटिक चल रहे हैं, पेशेंट को हमेशा हमें सेमी फाउलर, हमें पेशेंट को कभी भी सुपाइन पोजीशन में लेटाना नहीं है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेशेंट को कौन सी पोजीशन में रखना है, सेमी फाउलर पोजीशन। हेड शुड बी इन द न्यूट्रल पोजीशन, हेड पेशेंट का हमेशा न्यूट्रल पोजीशन में रहेगा। न्यूट्रल मतलब बिल्कुल एक जगह, मतलब हिलाना नहीं है, कभी राइट कभी लेफ्ट। मतलब पेशेंट का आईसीपी बढ़ा हुआ है, अब हमें हेड को रिलैक्स करना है, तो पेशेंट का जो हेड है शुड बी इन द न्यूट्रल पोजीशन। हाइपर वेंटिलेट द पेशेंट टू डिक्रीज द CO2 लेवल, जो पेशेंट को करना है हमें हाइपर वेंटिलेट, मतलब हमें ज्यादा ऑक्सीजन देनी है द पेशेंट टू डिक्रीज द CO2 लेवल, ताकि जो पेशेंट का CO2 लेवल है वो डिक्रीज हो जाए। क्योंकि अब हमें पेशेंट का CO2 लेवल कम क्यों करना है, इसका भी तो कारण हमें पता होना चाहिए ना। रटी हुई चीजें हम भूल जाएंगे, हम सारी चीजें समझ के करेंगे ताकि हमें याद रहे। एक्सेसिव CO2 कॉज सेरिब्रल वैसोडाइलेशन एंड इंक्रीज आईसीपी। जो अगर हमारा CO2 लेवल ज्यादा होएगा तो वो क्या करता है, सेरिब्रल में जो हमारी वेसल्स हैं उसको डायलेट करता है, और डायलेशन में क्या हमने पहले ही पढ़ा, अगर डायलेट होता है तो बढ़ता है और कॉन्स्ट्रिक्ट होता है तो कम होता है। तो अगर एक्सेसिव, अगर हमारे में CO2 ज्यादा हो गई है तो सेरिब्रल की जो वेसल है वो डायलेट हो जाएगी, तो उसकी वजह से जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। हमें तो कम करना है ना इंट्राक्रैनियल प्रेशर, तो हमें बढ़ने से बचाना है, तो हम पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट कर देंगे ताकि पेशेंट का CO2 लेवल कम रहे। अवॉइड एक्सेसिव कफिंग एंड स्ट्रेनिंग एट द स्टूल, ज्यादा खांसना नहीं है, खांसेंगे तो हमारे सर पे जोर पड़ेगा, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम होएगी। तो अगर पेशेंट, किसी भी पेशेंट को कफ की प्रॉब्लम है या कुछ भी ज्यादा एक्सेसिव कफ आ रहा है, तो हमें पेशेंट को, या तो हमें पेशेंट को कफ सिरप देना है, या हमें पेशेंट को नेबुलाइजेशन करवाना है अच्छे से,
ताकि उसको कफ से रिलैक्स मिले और ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। स्ट्रेनिंग एट द स्टूल, और हमें पेशेंट का हमेशा लैक्टुलोज वगैरह लूज वगैरह पेशेंट का स्टार्ट करना है, ताकि स्टूल पास करते टाइम ज़्यादा स्ट्रेन ना पड़े और पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना आए। प्रोवाइड हाई फाइबर डाइट, पेशेंट को हमेशा हाई फाइबर डाइट देनी है ताकि उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए स्ट्रेनिंग के टाइम, स्ट्रेनिंग एट द स्टूल कोई भी दिक्कत ना हो, हाई फाइबर डाइट देनी। डिक्रीज द इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई टू प्रिवेंट द सीजर, सीजर को प्रिवेंट करने के लिए हमें इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई को कम करना है। जैसे हमने बहुत तेज लाइट हमने पेशेंट के ऊपर जला रखी है या बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, तो उसको बिल्कुल काम इन्वायरमेंट हमें पेशेंट को प्रोवाइड करना है ताकि उसको सीजर ना हो। तो हमने नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या क्या देखा है, हमारे पास पेशेंट आया है, ऑपरेट होके आया है या पेशेंट, ठीक है, तो उस पेशेंट को हमें सेमी फाउलर पोजीशन देनी है पेशेंट को, और उसका हेड हमें न्यूट्रल पोजीशन में रखना है। पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट करना है ताकि उसका CO2 लेवल कम रहे। उसको एक्सेसिव कफिंग उसकी अवॉइड करनी है, स्ट्रेनिंग एट द स्टूल अवॉइड करना है, उसको हाई फाइबर डाइट देनी है और इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई कम करनी है। तो अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि हमने आईसीपी में क्या देखा है। नॉर्मल आईसीपी रेंज कितना होता है, 5 to 15 mmHg और 5 to 17 cm/H2। अगर हम कब बोलेंगे कि पेशेंट का आईसीपी बढ़ गया है, अगर उसका प्रेशर 15 mmHg से ज़्यादा है तो हम बोलेंगे पेशेंट का आईसीपी बढ़ गया है। अर्लियर सिम्टम कौन सा होता है पेशेंट का, आईसीपी अगर इंक्रीज हुआ है तो अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। और कुशिंग सिंड्रोम में कौन से 3 आते हैं, एसबीआई, सिस्टोलिक बीपी इंक्रीज होना, ब्रैडीकार्डिया, ब्रैडीपीनिया, तो हम बोलेंगे कुशिंग सिंड्रोम। मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट में हम ऑस्मेटिक डाययूरेटिक देते हैं जिसके अंदर मैनिटोल, एजिटाजोलामाइड इसका एग्जाम्पल है, स्टीरॉयड देते हैं जिसका एग्जाम्पल डेक्सा है। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर वीपी शंटिंग करते हैं, ट्यूमर या फिर ट्यूमर रिमूवल करते हैं। और नर्सिंग मैनेजमेंट आपको बता दिया था, फाउलर पोजीशन देनी है, पेशेंट को न्यूट्रल रखना है, हाइपर वेंटिलेट करना है, अवॉइड एक्सेसिव कफिंग एंड स्ट्रेनिंग एट द स्टूल, और हाई फाइबर डाइट प्रोवाइड करनी है, इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई कम करना है। ओके, थैंक यू। आज की क्लास हमारी यहीं कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट डिसऑर्डर स्टार्ट करेंगे नर्वस सिस्टम का। आशा करती हूँ आपको सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।